हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, क्या AP 11852 का एक पद -150 है या नहीं है। इसका एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये जो माइनस का 150 है, इस एपी के अंदर कोई पद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वास्तव में ये पद इसमें हो सकता है क्या। अगर हो सकता है, इसका नंबर क्या होगा, मतलब कौन से नंबर वाला पद होगा। और अगर -150 इस एपी का कोई पद नहीं है, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा कि ये इसका पद क्यों नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि इस समांतर श्रेणी का ये पद -150 है या नहीं है तो इसका नंबर कौन सा होगा, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर आपके जो एपी दी हुई है, इस एपी के अंदर प्रथम पद ए का मान आपको दिया हुआ 11। ठीक है, और आपको एक पद है, एक टर्म है जिसका आपको नंबर ज्ञात करना है, जिसका हमें नंबर ज्ञात नहीं है, वो है -150, जिसे हम बोलते हैं an का मान दे रखा है माइनस का 150। अब इस एपी के अंदर चूंकि आपको एपी ज्ञात है, समांतर श्रेणी दी हुई है, इसलिए हम इसमें सारवंत ज्ञात कर सकते हैं, डी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो डी इक्वल टू जाएगा a2 - a1, मतलब सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करके डी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यह डी की वैल्यू जाएगी 8 - 11, यानी डी इक्वल टू हो गया -3। और वैसे आप डायरेक्टली भी ज्ञात कर सकते हैं, ये एपी घटते क्रम में जा रही है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। वो कभी भी कोई एपी डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में हो, तो उसमें डी का मान हमेशा माइनस में प्राप्त होता है। मैं आपको पिछली क्लास में बताया भी था। अब आपको एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें इस पद का नंबर ज्ञात करना है, अगर ये इस एपी का कोई पद हो तो। ठीक है, अब देखिए, हम फार्मूला काम में लेंगे। मैंने आगे फार्मूला था a+n-1 इंटू डी इक्वल टू an होता। इस फार्मूले से हम एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, और इसी फार्मूले से हम ए की वैल्यू, एन की वैल्यू या डी की वैल्यू भी हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए कोई अलग से फार्मूला तो कोई होता नहीं है। ठीक है, तब देखिए, ए का मान आपके पास 11 लिख दिया, 11 प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात है नहीं, इसलिए n-1 एज इट इज इंटू डी। तो डी की वैल्यू आपके पास में है -3। अब आपको इसके अंदर ए एन का मान दिया गया है -150। देखिए, इसका पद है या नहीं है, तो माइनस का 150। ये आपको पता है क्वेश्चन ना, मैं आज सॉल्व कर रहा है। अब सबसे पहले 11 को हम राइट साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा n-1 इंटू में -3 इक्वल टू माइनस का 150 और माइनस का 11। ठीक है, क्या हो जाएगा n-1 इंटू माइनस का 3, इन दोनों में ऐड होगा, दोनों संख्या आप क्या माइनस की है, दोनों में ऐड हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा माइनस का 161। ठीक है, अब -3 को हटाएंगे तो ये जो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो जाएगा n-1 इक्वल टू माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3, तो जाएगा n-1 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 3 का डिवाइड अगर आप 161 में करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। आपको दशमलव के अंदर मान प्राप्त होगा, मतलब पूर्ण अंकों में आपको कोई भी संख्या ज्ञात नहीं होगी। इसमें डिवाइड करने पे आपको प्राप्त होगा 53.6। कितना प्राप्त हुआ, 53.6। इधर से हम साफ कर देते हैं, लग रहा होगा इतना शायद आपको। देखिए, तो यहाँ जाएगा n इक्वल टू 53.6 प्लस 1, इसमें 1 ऐड भी करेंगे
तो भी आपको 54.6 ही प्राप्त होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि n का जो मान है, n की जो वैल्यू है वो पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं हो सकती। किसी भी तरीके से अगर आप चाहेंगे n का मान पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद माइनस का 150 नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। अगर ये इस एपी का पद होता, इसका पूर्ण अंकों में कोई न कोई नंबर ज्ञात हो जाता, जैसे 5 नंबर वाला है, 6 नंबर वाला है, 7 नंबर वाला है, 8 नंबर वाला। ऐसे पूर्ण अंकों में हमें n की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था n का मान हमेशा पूर्ण संख्या में ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान पूर्ण संख्या में नहीं है, तब लिखेंगे n का मान पूर्ण संख्या मतलब पूरे अंकों में नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। जो भी धनात्मक होनी चाहिए प्लस में होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लस में पूर्ण संख्या नहीं है, अतः -150 मतलब एपी का पद नहीं हो सकता। अतः एपी का कोई पद -150 नहीं है। ठीक है, हम रीजन दे दिया ना इसका, नहीं है। मतलब इस समांतर श्रेणी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, अगर इसको हम आगे लेके जाते हैं इसी क्रम के अंदर, तो आपको कहीं भी माइनस का 150 प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर होता तो इसका पूरा प्लस के अंदर कोई नंबर ज्ञात हो जाता। हम ये कह सकते थे कि जैसे मान लीजिए 25 नंबर या 26 नंबर या 27 नंबर वाला ये टर्म होगा, लेकिन आपको यहाँ पे n का मान पूर्ण अंकों में ज्ञात नहीं है, इसलिए ये इसका पद नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। साफ कर दे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको किसी एपी के बीच में से दो टर्म्स मतलब दो पद आपको दिए गए हैं, जबकि तीसरा पद आपको ज्ञात करना, कोई एक तीसरा टर्म ज्ञात करना। देखिए उस एपी का 31st कौन सा 31st नंबर वाला पद आपको ज्ञात करना है, तो 31st नंबर वाले टर्म आपको ज्ञात करनी है। अब आपको 11 नंबर वाला पद आपको दिया गया है जो कि 38 है। ठीक है, मतलब 11 नंबर पर जो टर्म आपको प्राप्त होती है, जो पद आपको प्राप्त होगा वो तो 38 है, जबकि 16वें नंबर पे जो टर्म आपको प्राप्त होती है या जो पद आपको प्राप्त होता है वो 73 है। ठीक है, आपको इसमें दो टर्म्स मतलब दो पद आपको ज्ञात है, जबकि कोई एक तीसरे टर्म मतलब 31st नंबर वाले टर्म यानी पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए आपको दो पद दिए गए हैं, इसके अंदर एक दिया हुआ आपको 11 नंबर वाले टर्म लेंगे, A11 इक्वल टू आपको दिया गया 38। 11 नंबर वाले टर्म मतलब 11 नंबर वाला पद आपको दिया गया 38। अब A11 का जो मानक रूप होता है, जो व्यापक रूप होता है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, वो क्या होता है? तो हम लिखेंगे A + 10D इक्वल टू 38। हमने A11 के स्थान पर इसका मानक रूप यानी इसका व्यापक रूप लिख दिया ताकि ये इक्वेशन बन जाए। तो इसको हमने इक्वेशन बना ली, इसको हम नंबर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन मतलब पहला समीकरण तैयार हो गया। अब इसी प्रकार आपको एक और पद दिया गया है, वो है 16 नंबर वाला, लेंगे A16 इक्वल टू आपको दिया गया है 73। अब इससे भी हम एक इक्वेशन तैयार करेंगे। तो A16 का जो व्यापक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है इसका? तो हम लिखेंगे A + 15D इक्वल टू 73। ये सेकंड इक्वेशन तैयार होगी इस तरीके से। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से ठीक है सॉल्व कर सकते हैं। अभी फिलहाल इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि की सहायता से सॉल्व करके A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी समांतर श्रेणी में
अगर आपको प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी अगर आपको ज्ञात हो जाता है, उस समांतर श्रेणी के आप किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, किसी भी एपी में एक तो प्रथम पद और एक सार्वंतर ज्ञात करना। ठीक है, तो हम समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। मैं लिखा है यहाँ पर समीकरण 1 व 2 मतलब 2 से इन दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। मैं लिखा है यहाँ पर a प्लस 15d इक्वल टू 73। एक इक्वेशन तो आपके पास में है ये, जो कि सेकंड नंबर वाली इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में है a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये आपके पास समीकरण नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब इन दोनों में हम ऐड करें या फिर सब्सट्रैक्शन करें, मतलब घटाव करें। तो यहाँ पर आपको घटाव करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी एक मतलब वेरिएबल को, एक टर्म्स को आपको काटना होगा, तभी हम दूसरी टर्म का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब दूसरे पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर, लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, मतलब सब्सट्रैक्शन करने पर। क्योंकि सब्सट्रैक्शन जब हम करते हैं, नीचे वाले जो भी टर्म्स होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, उनके चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ भी प्लस का हद क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ भी प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ भी क्या जाएगा माइनस। अब a प्लस का है, 1 a माइनस का भी है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। इन दोनों में क्या होगा, ऐड होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो हम कहेंगे 15d प्लस का है जबकि 10d माइनस का है, इन दोनों में घटाव होगा। तो 15d में से 10d माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5d प्लस का। और वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, घटाव करेंगे, तो यहाँ पर प्राप्त होगा आपको, यहाँ हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 3, 35। ठीक है, 35 प्राप्त होगा प्लस का, प्लस की संख्या अधिक है। तो लिखेंगे d इक्वल टू 35 अपॉन 5, तो d की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 7। ये आपके पास सार्वंतर आ गया और d का मान ज्ञात हो गया। अब इस d की वैल्यू को हम किसी भी एक समीकरण में रख करके हम a का मान भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें किसी भी समांतर श्रेणी में किसी भी पद ज्ञात करने के लिए एक तो a का मान चाहिए, a प्रथम पद, और सार्वंतर चाहिए। ठीक है, इसलिए हम d का मान तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हम a का मान ज्ञात करेंगे, इसलिए इस मान को, d के मान को समीकरण नंबर 1 या 2 में रखेंगे। तो साफ कर देते हैं हम। अब देखिए मैंने लिखा d इक्वल टू 7 समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि आपको a का मान भी ज्ञात करना, इसलिए समीकरण फर्स्ट आपके पास में था a प्लस 10d इक्वल टू 38। यहाँ पर d के स्थान पर d की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा a प्लस 10 इंटू 7, तो d का मान क्या है 7 ज्ञात किया हमने, इसलिए इक्वल टू 38। हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल टू 38, 70 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 38 माइनस का 70। अब इन दोनों में क्या होगा, घटाव होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो इनमें घटाव अगर आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा a का मान माइनस का 32। कितना प्राप्त होगा, माइनस का 32 प्राप्त होगा। अब आपने देखिए d का मान ज्ञात कर लिया, a का मान ज्ञात कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको किसी भी एपी में अगर दो मान ज्ञात हो जाए, पहला पद और d का मान, तो हम किसी भी नंबर वाले पद को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको अभी इस क्वेश्चन के अंदर 31st नंबर वाला टर्म ज्ञात करना है। अब 31वां पद आपको ज्ञात करने के लिए दिया गया है, तो हम लिखेंगे a 31st
मतलब ए 31, इसका हम मानक रूप से भी ज्ञात कर सकते हैं 31वें पद को, और आप चाहें तो ए एन वाले फार्मूले को भी काम में ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम मानक रूप से निकाल लेते हैं। तो ए 31 का मानक रूप क्या होता है, तो हम लिखेंगे ए प्लस 30 डी। ठीक है, ये मानक रूप होता है 31वें पद का। ठीक है, 31 नंबर वाली जो टर्म होती है इसका व्यापक रूप होता है, ये लिखेंगे ए 31, ठीक, इक्वल टू ए। अब ए का मान क्या है यहाँ पर, आप लिखेंगे माइनस का 32 प्लस 30 का 30 इंटू डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू हमने ज्ञात की थी 7, ठीक है, 7, क्या हो जाएगा ए 31 इक्वल टू माइनस का 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 210, तो हो जाएगा प्लस का 210। अब क्या होगा, इन दोनों में घटाव होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। इनमें घटाव करने पर आपको प्राप्त होगा 178, में प्राप्त होगा 178। तो ये 31 नंबर वाली जो हमने टर्म ज्ञात कर ली, यही आपको ज्ञात करनी थी। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन में यही दिया गया था कि 31 नंबर पे कौन सा टर्म होगा, मतलब 31 नंबर वाली पद को आपको ज्ञात करना था। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको ये भी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लगभग आपके क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता ही है। ये किस प्रकार से, एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स दी गई है। कितने टर्म्स है उसके अंदर, 50 मतलब पद है, मतलब 50 पद उसमें है। और उस एपी का तीसरे नंबर वाला जो पद है, थर्ड नंबर वाली जो टर्म है वो 12 है, जबकि जो लास्ट पद है, जो अंतिम पद है, वो आपको दिया गया 106। ठीक है, तो आपको उस एपी का 29 नंबर वाला पद ज्ञात करना है। ठीक, इसमें भी क्या है कि एक एपी है जिसमें आपको कोई दो टर्म मतलब दो पद दिए गए हैं, जबकि कोई तीसरे नंबर वाली टर्म आपको ज्ञात करनी है। तीसरी कोई एक टर्म है जो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक एपी है जिसके थर्ड नंबर मतलब तीसरा पद यानी थर्ड टर्म इज 12। थर्ड नंबर वाला पद क्या है, 12 है। लिखेंगे A3 इज इक्वल टू 12। अब A3 का जो व्यापक रूप होता है, जो मानक रूप होता है, वो क्या होता है, हम कहेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। इस तरह से समीकरण नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब एक और आपको टर्म दी गई है, वो कौन सी दी गई है, लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे दिया गया देखो, लास्ट टर्म इज 106 यानी अंतिम पद। अब एक चीज आप गौर करना, इसमें ध्यान देना कि इस एपी में टोटल कितने पद हैं। तो आप कहेंगे इस एपी में 50 पद है, मतलब 50 टर्म्स है। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, तो हम कहेंगे साहब 50 नंबर वाली जो टर्म है, मतलब 50 नंबर वाला जो पद है वो आखिरी पद होगा। तो हम लिखेंगे A50 अंतिम पद, आपकी दिया गया अंतिम पद जिसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम पद का मतलब आपको दिया गया है A50। तो इसमें टोटल 50 पद है, तो A50 का मान आपको दिया गया है 106। अब A50 का जो मानक रूप होता है, वो क्या होता है, हम कहेंगे A प्लस 49D इजिकल टू 106। इस तरह से समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया आपके। अब इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों समीकरणों से हम ए की वैल्यू और डी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखाया समीकरण फर्स्ट मतलब 1 और 2 से दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं हम। पहले में लिखा A प्लस 49D
इक्वल टू 106, ये तो आपके है इक्वेशन नंबर 2, जबकि फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू आपको दिया गया 12। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ भी हम किसी एक टर्म को काटने के लिए घटाव करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा, क्योंकि आपके यहाँ पर चिन्ह मतलब जो साइन है एक जैसे है, तो आपको साइन चेंज करने के लिए क्या करना होगा, घटाव करना होगा। लिखेंगे घटाने पर केवल घटाव करते हैं तभी आपके साइन चेंज करते हैं, ऐड करने पर, जोड़ने पर कभी भी साइन चेंज नहीं होते। मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको ये चीज। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ए से एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 49d है, इसमें से 2d हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 47d, और यहाँ हम माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ हो जाएगा 94। तो d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 94/47। तो इस तरह से d का मान आपको प्राप्त होगा 2। तो d की वैल्यू प्राप्त हो गई 2। तो हमने d का मान ज्ञात कर लिया। अब हम d का मान किसी भी एक समीकरण में रख करके a का मान भी ज्ञात करेंगे, मतलब प्रथम पद भी ज्ञात करेंगे। इसको हम साफ कर देते हैं। हमें लिखा d इजिकल टू 2, समीकरण d है ये, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट आपके पास में है a प्लस 2d इजिकल टू 12। d के स्थान पर हम d की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इजिकल टू 12, हो गया a प्लस 4 इजिकल टू 12, हो जाएगा a इजिकल टू 12 माइनस 4। तो a की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 8। ये प्रथम पद प्राप्त हो गया, जबकि ये डिफरेंस मतलब सारांतर प्राप्त हो गया। अब हम किसी भी नंबर वाले टर्म को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तब आपको इसके अंदर 29 नंबर वाली टर्म आपको ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे A29 इक्वल टू a प्लस 28d। तो A29 कर लेते हैं। मैंने 29 वाले जो टर्म होती है उसका व्यापक रूप लिख दिया, उसका मानक रूप लिख दिया। अगर आप चाहे तो an वाले फॉर्म में काम भी ले सकते हैं। ये a की वैल्यू आपको ज्ञात है 8, d की वैल्यू हमने ज्ञात की थी 2, और n की वैल्यू हो जाएगी 29। तो ये आपको 29 नंबर वाले टर्म ज्ञात करनी है। और आप चाहते हैं मानक रूप से भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं लिखा यहाँ पर A29 इक्वल टू a की वैल्यू के पास में है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू हमने ज्ञात की थी 2, हो जाएगा A29 इक्वल टू 8 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 56। तो यहाँ जाएगा A29 इक्वल टू 64। तो इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया कि 29 नंबर पर जो आपको टर्म प्राप्त होगी वो होगी 64, ठीक है, इस एपी के अंदर। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।